हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी ने दिवाली अच्छे से एंजॉय किया होगा, त्योहारों को अच्छे से मनाया होगा। वैसे अभी भी आपका एक त्योहार चल रहा है, आज है आपका भाई दूज। तो आप सभी को सबसे पहले भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएँ। वैसे क्लास हमारी कल ही होनी थी, हमने आपसे बोला था कि हम सैटरडे को क्लास करेंगे, बट आपकी क्लास हो नहीं पाई, तो क्लास आज हमारी होगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो अभी जुलाई में हुआ था, ये आपका आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था, आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं, इसी से लिए गए हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, कुछ क्वेश्चन लिए हैं। वैसे थी आपकी ये 150 की सीरीज़, जिसमें से आज हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ 55 क्वेश्चन लिए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन्स थे और हमने उन्हें कई बार किया है, तो ऐसे प्रश्नों को हमने इंक्लूड नहीं किया है। और कुछ आपके ऐसे थे जिनको हमने अभी नहीं लिया है, हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो उनमें 1-2 करके देखते रहेंगे। तो आज की जो हमारी सीरीज़ है, इसी से ली हुई सीरीज़ है, जिसमें हमने 50 प्लस क्वेश्चन रखे हैं। आई थिंक 55 क्वेश्चन हैं हमारे, तो इन्हीं 55 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे। यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, तो आप उन्हें नोट डाउन करते हुए चलेंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक? चलिए, शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास को। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आज संडे है, संडे को तो हम प्रैक्टिस करते ही करते हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी, उसमें हम स्टार्ट करेंगे होम मैनेजमेंट, यानी कि कल आपका एक नया ब्रांच स्टार्ट होने वाला है। कल रहेगी हमारी इंट्रो क्लास। आपको पता है कि इंट्रो क्लास में हम सबसे पहले ये क्या पढ़ना है हमें अपने होम मैनेजमेंट में, इसकी एक रूपरेखा बनाते हैं। तो कल की क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। कल की क्लास मिस मत करिएगा और आज जो आपको नए बिंदु मिल रहे हैं, उनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, वसा में जल। वसा में जल प्रकार के पायस यानी कि इमल्शन का उदाहरण निम्न है। अच्छा, आप सभी ने देखा होगा, वसा में जल और जल में वसा, ये 2 चीज़ें होती हैं। अब बात तो हम एक ही कह रहे हैं कि तेल में पानी और पानी में तेल, लेकिन जैसे शब्द हमारे एक ही हैं, क्या दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है? आप कहेंगे नहीं। जब हम बात करते हैं वसा में जल का, इसका मतलब ये होता है कि हमारा वसा अधिक होगा, उसमें जल की मात्रा थोड़ी-सी होगी। लेकिन अगर वहीं हम आपसे कहें कि जल में वसा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पानी का अमाउंट ज़्यादा है और उसमें थोड़ा-सा हमने वसा की मात्रा को डाला है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से, ये जो दिया गया है आपका, इनमें से वसा में जल का उदाहरण कौन-सा है? क्या मक्खन है? क्या नारियल है? क्या गाय का दूध है या फिर मेयोनीज़ है? हमें पता है कि इन सभी में दूध हो गया, पानी हो गया यानी कि दूध हो गया, नारियल का दूध हो गया, इन सभी में पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे मक्खन की, तो मक्खन क्या है? वसा है। मक्खन में पानी थोड़ी मात्रा में होता है, ठीक? क्या होता है? मक्खन में पानी जो है वो थोड़ी मात्रा में होता है, तो ये हमारे वसा में जल प्रकार के इमल्शन का उदाहरण है। कौन-सा? ये जो आपका मक्खन है, ये आपका वसा में जल का उदाहरण है। अगर वहीं हम बात करें गाय का दूध या फिर नारियल के पानी की बात करें, तो ये जल में वसा है, ठीक? अच्छा, आपने ये देखा होगा कि जो दूध है, दूध में आप थोड़ा-सा आपको वसा बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है। दूध में वसा आपको कम और पानी ज़्यादा दिखता है।
लेकिन अगर हम बात करें मक्खन की, तो मक्खन में आपको जल कम दिखेगा और वसा आपको अधिक देखने को मिलता है। तो आप ये थोड़ा-सा नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जो आपका ये इमल्शन होता है, ये 2 टाइप का होता है। एक वसा में जल होता है और दूसरा जल में वसा होता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है। धीमी हिमकरण प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों को प्रशीतित कक्ष में निम्न में से किस तापमान पर रखा जाता है? यानी कि जो आप प्रशीतित गृहों में जो आप सामान को रखते हैं या जो हम खाद्य पदार्थ को रखते हैं, तो किस टेम्परेचर पर रखते हैं? क्या -4 डिग्री से -29 डिग्री होता है? क्या -32 डिग्री से -40 डिग्री होता है? क्या 0 डिग्री से -3 डिग्री होता है या फिर -3 डिग्री से -10 डिग्री होता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो धीमी हिमीकरण प्रक्रिया में जो हम खाद्य पदार्थ को प्रशीतित कक्ष में रखते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर होता है, वो -4 डिग्री सेल्सियस से लेकर -29 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है? -4 डिग्री सेल्सियस से लेकर -29 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये टेम्परेचर भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। आपको याद होगा, अगर ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं। जब हमने टेम्परेचर की बात की थी, ये खाद्य पदार्थ पढ़े थे, तब भी हमने टेम्परेचर की बात वहाँ पर की थी कि हम किस तरह से अपने खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं या जो हमें अपने खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। कौन से हमारे खाद्य पदार्थों के लिए खतरनाक ज़ोन होते हैं, कौन से जो हमारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, तो इनमें से ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो कि जल्दी से खराब होने वाले होते हैं। इन सारी चीज़ों पर हमने डिटेल डिस्कशन किया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि आपसे पूछ रहा है, लूपों की क्षैतिज पंक्ति जो बुने हुए ढांचे की लंबाई के लंबवत चलती है, क्या कहलाती है? लूप। अच्छा, लूप से आपको ध्यान आ रहा है कुछ कि यहाँ पर वीविंग की बात की जा रही है या फिर नीटिंग की बात की जा रही है? अगर आपको लूप शब्द अगर आप ध्यान रखते हैं, तो लूप हमने कहाँ देखा था? लूप हमने वीविंग में नहीं देखा था, हमने नीटिंग की प्रक्रिया में लूप देखा था। आपसे अगर आप हिंदी देखेंगे तो बुनाई दोनों का दिया रहता है, नीटिंग का या फिर वीविंग का। हालाँकि कहीं-कहीं आपको बुनाई के स्थान पर नीटिंग दे देता है, तो हमारे लिए समझना थोड़ा आसान हो जाता है। हालाँकि आपको दोनों की हिंदी जो देखने को मिलेगी, वो बुनाई ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको याद हो, तो हमने जब वीविंग का चैप्टर पढ़ा पढ़ा था, तो वहाँ पर ताना और बाना देखा था। लेकिन जब हमने नीटिंग का टॉपिक पढ़ा था, तो नीटिंग में हमने ताना-बाना ना पढ़कर हमने कोर्स और वेल पढ़ा था। कोर्स और बेल्स यानी कि वही हमारा ताना और बाना था, ठीक? अब लूपों की क्षैतिज पंक्ति को जो बुने हुए ढांचे की लंबाई के लंबवत चलता है, क्या कहलाता है? उसे हम कोर्स कहते हैं, उसे हम वेल कहते हैं, उसे हम स्टिच कहते हैं या फिर हम उसे लूप कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम कोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक? चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कह रहा है, निम्नलिखित में से रेशे का प्राथमिक गुण है। आपको बताना है कि रेशे का प्राथमिक गुण क्या है। शारीरिक आकार यानी कि आपके शरीर का आकार ले लेना, चमक, मजबूती, लोच। अब आप कहेंगे कि ये प्राथमिक गुण तो हम इन सबको, ये सारे हमारे प्राथमिक गुण हैं। हमारे जो वस्त्र हैं या जो रेशे हैं, उनमें ये सारे गुण होने चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमें अब अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर देना है, तो किसी भी रेशे का जो प्राथमिक गुण होता है, वो उसकी मजबूती होती है। ठीक? तो किसी भी रेशे का प्राथमिक गुण क्या है? रेशे में मजबूती होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। मैं ये आपको बार-बार बताती रहती हूँ कि आपको इसमें क्या ध्यान रखना है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करिए, आपको उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। अब ये आपको एकदम से रट नहीं लेना है कि हमने इस क्वेश्चन में ये आंसर देखा था तो यही होना चाहिए। अब जब हमारे पास ऑप्शन ही ऐसा है, अभी यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी होता तो हम सभी कर देते, या यहाँ पर रेसे के सॉरी इसमें आपका प्राथमिक गुण पूछा था तो हम मजबूती कर दिए। इनमें से कौन-सा रेसे का गुण होता तो हम उपरोक्त सभी कर देते। हालाँकि मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आरपीएससी का तो है ही है, साथ में इसमें आपके 5 ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन ही लिए हैं, लेकिन इसमें 5 ऑप्शन होते हैं। एक आपका जो 5वाँ ऑप्शन होता है वो सब में एक ही होता है, यानी कि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते हैं, वो ऑप्शन रहता है अनुत्तरित करके होता है, ठीक? तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमारे क्वेश्चन क्योंकि ऐसे होते ही नहीं हैं, हम किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने उस ऑप्शन को नहीं रखा क्योंकि उसका कोई मतलब भी नहीं था। तो हमने 4 ही ऑप्शन वाले क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो आपका आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था इसमें 5 ऑप्शन आपके दिए जाते हैं, ठीक? आपको 5वां क्वेश्चन बताना है, सूती यानी कि कसूती कढ़ाई में क्रॉस टाँका कहलाता है। ये जो आपकी कसूती कढ़ाई है, इसमें से ये आपका क्रॉस टाँका क्या है, क्या कहलाता है? मीनाकारी कहलाता है, मुटवा कहलाता है, मुनिया कहलाता है या फिर मेंथी कहलाता है? तो थोड़ा-सा आप ध्यान अगर देंगे, तो हमने कसूती में ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, भले ही आपने ना 3 पढ़े हों, लेकिन ये चौथा तो आपने पढ़ा है, जो कि है मेंथी। मेंथी जो है आपकी ये कसूती जो कर्नाटक की कसूती है, इसमें हमने 4 टाँकों के बारे में पढ़ा था। एक आपका था मेंथी, एक था आपका गवंती और एक था आपका नेंगी नेंगी तीसरा नेगी था, चौथा आपका क्या था एक बार आप कमेंट करके मुझे बताएँगे। तो ये जो 4 टाँके थे, ये हमने पढ़े थे कसूती में। अब अगर आप मीनाकारी, मुटवा, मुनिया इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे उपरोक्त सभी ऑप्शन भी नहीं दिया गया है और हमने जो कढ़ाई पढ़ी थी यानी कि कसूती कढ़ाई पढ़ी थी, उसमें एक टाँके का नाम यहाँ पर दिया गया है जो कि है मेंथी। ठीक है, हमने आंसर दे दिया, लेकिन थोड़ा-सा हम इस मुनिया के बारे में, मुटवा के बारे में और मीनाकारी के बारे में समझते हैं। बस इतना जान के रखना है कि ये कहाँ की कढ़ाई है, जो ये आपकी मीनाकारी है। मीनाकारी कढ़ाई का संबंध आपके राजस्थान से है। कहाँ से है? तो मीनाकारी कढ़ाई का संबंध आपके राजस्थान से है। मुटवा जो है आपका, ये मुटवा कढ़ाई जो है कच्छ की बन्नी जो क्षेत्र है यानी कि गुजरात में है ना आपका कच्छ, तो गुजरात के बन्नी कच्छ में ऐसी ये कढ़ाई की जाती है, जो कढ़ाई होती है उसे हम मुटवा के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका बचा मुनिया। मुनिया क्या है? तो मुनिया हम ऐसे डिज़ाइन के पैटर्न को कहते हैं, जिस पर छोटे-छोटे चिड़ियों का चित्र बना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई साड़ियाँ ऐसी होती हैं, जिन पर आपको छोटे-छोटे पंछियों के चित्र बने हुए दिखते हैं, तो उन्हीं को हम मुनिया कहते हैं। ठीक? बाकी आप मेहंदी के बारे में जान ही रहे हैं। चौथा टाँका आप बताएँगे कि कसूती की कढ़ाई में चौथा टाँका कौन-सा लगता है? मेंथी यहाँ पर था, गवंती था, नेगी था। एक टाँका आपका और है, उसका नाम आप मुझे बताएँगे। चलिए, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है टेपची, बखिया, मुरी व जाली। इसी से संबंध है, थोड़ा-सा इससे मिलता-जुलता है जो अभी आपने कसूती में आपसे मैंने पूछा। तो टेपची हो गया, बखिया हो गया, मुरी हो गया, जाली हो गया, किस कढ़ाई की विभिन्न शैलियाँ हैं? यानी कि ये जो आपके टाँके हैं, टेपची, बखिया, मुरी, जाली, ये सब किस कढ़ाई में प्रयोग किए जाने वाले टाँके हैं? फुलकारी में है, चिकनकारी में है, कांथा में है या फिर कसूती में है? फुलकारी वही आपके पंजाब की फुलकारी है।
चिकनकारी, ये जो आपके टेपची, बखिया, मुरी अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, जाली आपको नहीं याद आ रहा है, टेपची, बखिया, मुरी ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी चिकनकारी में। तो ये आपके जो कढ़ाई की विभिन्न शैलियाँ हैं, ये हम चिकनकारी में पढ़ते हैं, ठीक? कसूती अभी-अभी आपने देखा था, ये हम कर्नाटक की कसूती है। कसूती जो है ये आपकी कर्नाटक की है। ज़रा एक बार बताइएगा कि ये कांथा कहाँ का है? कांथा आपके कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, गुजरात का है, बिहार का है, बंगाल का है, आंध्र प्रदेश का है, कहाँ का है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेशे की मजबूती। रेशे की मजबूती जो कि ग्राम डेनियर में होती है क्या कहलाती है? क्या वो टेनेसिटी कहलाती है, यार्न काउंट कहलाती है, यार्न ट्विस्ट कहलाती है या फिर ये आपका लचीलापन कहलाता है? तो हमें पता है कि ये जो रेशे की मजबूती जो कि डेनियर ग्राम में होती है, डेनियर या फिर ग्राम में होती है, उसे हम यार्न काउंट तो कहेंगे नहीं, यार्न ट्विस्ट तो कहेंगे नहीं, वो जो हम रोविंग कर के ट्विस्टिंग देते हैं। लचीलापन होगा नहीं, आपका एक ही शब्द बच ही रहा है, जो है टेनेसिटी है, ठीक? तो इसे हम क्या कहते हैं? टेनेसिटी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आप टीजीटी, पीजीटी के नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन हैं। तो थोड़ा-सा हाई लेवल होगा और वो भी राजस्थान का है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यूपी से हाई लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो आरपीएससी का होता है, ठीक? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कौन-सा रेशा गर्माहट के लिए ऊन की जगह ले सकता है? आपको पता है कि हम ऊनी रेशों को गर्माहट के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन इनमें से कौन-सा ऐसा रेशा है जो हम ऊन की जगह उसको हम दे सकते हैं, यानी कि ऊन की जगह वो गर्माहट देने का कार्य करता है? क्या वो कपास है? क्या वो नायलॉन है? क्या वो जूट है या फिर वो एक्रिलिक है? हमें पता है वो हमारा रेशम, नायलॉन ये सारी चीज़ें नहीं हैं। जो हम गर्माहट की जगह ऊन की जगह मतलब गर्माहट का ले सकता है, वो हमारा एक्रिलिक है। क्या है? वो हमारा एक्रिलिक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है। कपड़े की लंबाई व चौड़ाई के बीच में किस कोण पर वास्तविक अवयव बनता है? यहाँ पर आपको कोण बताना है कि किस कोण पर वास्तविक अवयव बनता है। क्या वो 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है या फिर 70 डिग्री है? ध्यान रखिएगा ये जो आप पाइपिंग वगैरह लगाते हैं अपने कपड़ों में, तो इसके लिए कभी हम चौरस कपड़े को नहीं काटते हैं, इसके लिए हमें तिकोने कपड़े की ही आवश्यकता, तिकोने यानी कि तिरछे कपड़े की आवश्यकता हमें होती है। तो ये जो आपके कपड़े की लंबाई और चौड़ाई के बीच जो वास्तविक अवयव बनता है, वो 45 डिग्री पर बनता है। इसे कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ये कई बार आपसे कई एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। आपको बताना है कि 2 या अधिक रेशों से बना हुआ परिधान जब एक ही रंग से रंगा जाता है तब कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनियन डाई कहलाता है, जेट डाई कहलाता है, क्रॉस डाई कहलाता है या फिर पैड डाई कहलाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब 2 या अधिक रेशों से बना हुआ परिधान जब आप एक साथ में रंगते हैं, तो वो आपका यूनियन डाई कहलाता है। इसके विपरीत होता है आपका क्रॉस डाई, तो एक बार आप मुझे बताएँगे कि क्रॉस डाई क्या होता है? ठीक? क्रॉस डाई क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि कपड़े की सीधी तरफ की पहचान किससे की जाती है? यानी कि आप कैसे पहचानेंगे कि कपड़ा आपका सीधा है? अधिक चमक की वजह से, अधिक फ्लॉट की वजह से, नीरस डिज़ाइन की वजह से या फिर अधिक खुरदुरा की वजह से? तो हमें पता है कि जब कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपने कपड़ों में उल्टा-सीधा तरफ पहचान ही नहीं पाते हैं।
अमूमन ये आपको साड़ी में देखने को मिलता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं उल्टा क्या है और सीधा क्या है। तब ऐसे में कैसे आपको पता चलता है कि कौन-सा आपका सीधा है, कौन-सा आपका उल्टा है? तो जब हम उसकी चमक को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि कौन-सा हमारा सीधा है और कौन-सा हमारा ये उल्टा साइड का है। तो अधिक चमक की वजह से आप पहचानते हैं कि उल्टा क्या है और सीधा क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में से कौन-सा संतुलित सादी बुनाई का वस्त्र है? इसमें से आपको बताना है कि सादी बुनाई का वस्त्र कौन-सा है? डेनिम है, ऑर्गेंडी है, गैबर्डीन है या फिर फ्लैनल है। तो जो हमारा सादी बुनाई वाला वस्त्र है, वो हमारा ऑर्गेंडी है। क्या है? ये हमारा ऑर्गेंडी है और आपको पता है ये डेनिम जो है आपसे पूछा गया था लास्ट टाइम, ट्विल बुनाई का कपड़ा है, तो थोड़ा-सा आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि कौन-सा कपड़ा हमारा किस बुनाई से तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है। पॉलिएस्टर के साथ मिश्रित कपास को क्या कहा जाता है? आपको पता है कि हमारे सिंगल-सिंगल कपड़े भी बनते हैं, जैसे कि कपास के और ये आपके पॉलिएस्टर के, साथ ही साथ रेयॉन के, नायलॉन के, लिनन के, ये हमारे अलग-अलग वस्त्र बनते हैं, लेकिन हम मिश्रित वस्त्रों को भी बनाते हैं। तो आपको बताना है कि जब हम मिश्रित यानी कि कपास के साथ मिश्रित करके पॉलिएस्टर के कपड़े को बनाते हैं, तो क्या कहलाता है? क्या वो पॉली विस्कोस कहलाता है? क्या वो कॉट वूल कहलाता है? टेरिकॉट कहलाता है या फिर वो आपका टेरी वूल कहलाता है? यहाँ पर आपका ऐसा एक ऑप्शन है ही जिसमें आपका कॉटन मिक्स है। ये आपका पॉली विस्कोस यानी कि आपने पॉलिएस्टर में विस्कोस विस्कोस क्या है? आपका एक रेयॉन का प्रकार था जो कि मिक्स किया गया है। कॉट्स वूल कॉटन और वूल को आपने मिक्स किया है। टेरीकॉट यानी कि इसमें आपने पॉलिएस्टर और कॉटन को मिक्स किया है, तो ये आपका टेरीकॉट जो है यही आपका पॉलिएस्टर के साथ मिश्रित किया हुआ कपड़ा है, यानी कि कपास और पॉलिएस्टर का मिश्रित कपड़ा क्या है आपका टेरीकॉट है। बाकी टेरी वूल आपका इसके यानी कि पॉलिएस्टर के साथ में आपने वूल के कपड़े को मिक्स किया है। हम मिश्रित कपड़े बनाते हैं ना, जब हमने परीक्षण भी पढ़ा था, रेशों का परीक्षण पढ़ा था, तो हमने ये भी देखा था कि हमें कपड़े पहचानने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे कपड़े मिक्स होकर बनते हैं। मिश्रित कपड़े जो होते हैं, इनको पहचानने में दिक्कत आती है, ठीक? जो हमारे एक-एक अलग करके कपड़े होते हैं, तो जब हम उनका परीक्षण कर लेते हैं, तो आसानी से जान पाते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये मिक्स वाले कपड़े काफ़ी बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। आपको बताना है कौन-सा रेशा टूटने से पहले कम से कम 200% खींच सकता है? मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन-सा कपड़ा है जिसे आप 200% तक खींच सकते हैं? हेम्प है, रेशम है, स्पैंडेक्स है या फिर आपका एस्बेस्टॉस है? हमें पता है कि जो हमारे प्राकृतिक जगत के रेशे हैं, जैसे ये हमारा रेशम हो गया, हेम्प हो गया, इन सारी चीज़ों को हम खींच नहीं सकते हैं 200% तक। लेकिन एक ही रेशा हमारा यहाँ पर ऐसा दिया गया है जो कि है स्पैंडेक्स, जो कि लगभग 200% आप कम से कम इसको खींच सकते हैं, ठीक? तो क्या है इसका राइट आंसर? स्पैंडेक्स। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तंत्र डिजाइन प्रक्रिया में उपयोगकर्ता एवं मशीन के मध्य अंतर फलक के डिजाइन को बनाने में किनका सम्मिश्रण होता है? आपको बताना है कि जब तंत्र डिजाइन प्रक्रिया में उपयोगकर्ता और मशीन के मध्य अंतर फलक के डिजाइन को बनाने में किसका सम्मिश्रण होता है? क्या मानव और हार्डवेयर का होता है? मानव और सॉफ्टवेयर का होता है? उद्देश्य एवं कार्य का होता है या फिर उद्देश्य सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का होता है? तो यहाँ पर आपको पूछ ये बताना है कि किस तंत्र का उपयोग होता है। अगर हम मानव आपका ऑप्शन तो इसी दोनों में से होगा, मानव और मशीन का।
लेकिन मानव और अगर हम सॉफ्टवेयर बोलें तो सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा मानव और हार्डवेयर। क्या है, किसका सम्मिश्रण है ये? तो ये आपका मानव और हार्डवेयर का सम्मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। आपको बताना है कि शरीर से कपड़ों का चिपकना रेशे के किस गुण के कारण होता है? आपने देखा होगा कि ये जब हम कपड़े निकालते हैं तो कपड़े क्या होते हैं, हमारे शरीर से चिपक जाते हैं। या ठंडी आ गई है, आप सभी ने देखा होगा कि ठंडी में जब हम कपड़े निकालते हैं, तो जैसे आपने शॉल वगैरह ओढ़ रखा है, तो आप जब शॉल वगैरह को हटाएँगे या स्वेटर में ही आपने देखा होगा, तो उसमें से जैसे चिंगारी जैसा निकलता है, उसमें कुछ चरचराहट की आवाज़ सी होती है, वही आपको बताना है कि क्यों होता है। क्या ये चमक की वजह से होता है, मजबूती की वजह से होता है, घर्षण प्रतिरोधकता है या फिर विद्युत संवाहकता है? तो ये क्या होता है? ये होता है विद्युत संवाहकता। ये घर्षण नहीं है, मजबूती नहीं है, चमक भी नहीं है, ये होता है आपका विद्युत संवाहकता। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। आपको बताना है बीआईएस से संबंधित शिकायतें केंद्रीय रूप में किस में दर्ज होती हैं? यानी कि कुल मिलाकर आपको बीआईएस का फुल फॉर्म बताना है। आपको सॉरी मतलब ये बताना है कि जो आपका बीआईएस से संबंधित शिकायतें हैं वो आप किस डिपार्टमेंट में करते हैं? क्या वो आप कंप्लेंट मैनेजमेंट एवं आपका एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है या फिर आपका कंप्लेंट्स एवं एंडोर्समेंट है डिपार्टमेंट या फिर कंज्यूमर मैनेजमेंट एंड एंडोर्समेंट डिपार्टमेंट है या फिर इनमें से कोई नहीं? हमें पता है कि ये जो केंद्रीय रूप में हम शिकायत दर्ज करते हैं, वो कहाँ पर दर्ज करते हैं? तो वो है आपका कंप्लेंट्स मैनेजमेंट एवं एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, ठीक? ये नाम थोड़ा-सा आप याद रखेंगे कि आप शिकायतें कहाँ करते हैं, तो कंप्लेंट्स मैनेजमेंट एवं एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में शिकायतें दर्ज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। आयकर विभाग आयकर विभाग किसके निरीक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? ये जो आपका टैक्स डिपार्टमेंट है, ये आयकर विभाग है, किसके निरीक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? क्या ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में करता है? क्या ये आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में करता है? क्या ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड में करता है या फिर मुख्य कर बोर्ड में करता है? तो ये जो हमारा आयकर विभाग है, ये आपका जो आयकर विभाग है, आयकर विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में निरीक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है। कहाँ पर? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में। थोड़ा-सा आप इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम अपनी क्लास में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब वो अलग-अलग एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं तो हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे हमसे फिर आगे पूछे जाते हैं। तो थोड़ा-सा चीज़ों को जो आपको नए लग रहे हैं, जो कि हमने अपनी क्लास में नहीं पढ़ा है, तो उन्हें आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, मेबी आपके किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, कीमत, आकार और डिज़ाइन का तुलनात्मक चयन बताता है। क्या बताता है? क्या ये सुरक्षा का अधिकार बताता है, निवारण का अधिकार बताता है, चयन का अधिकार बताता है या फिर ये आपको सूचना का अधिकार बताता है? तो हम इस क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आपने जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पढ़ा था, एक बार आप मुझे बताएँगे कि ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आया था, ये कब आया था?
और साथ ही साथ जो उपभोक्ता को 4 प्राथमिक अधिकार मिले थे, उन अधिकारों का नाम एक बार आप मुझे बताएँगे। हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, जो कि आपसे कह रहा है आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, कीमत, आकार और डिज़ाइन का तुलनात्मक चयन हमें चयन के अधिकार को बताता है। किसे बताता है? तो ये आपके सुरक्षा, निवारण या सूचना के अधिकार को नहीं बल्कि आपके चयन के अधिकार को बताता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था का सिद्धांत संगठन में शक्ति है क्या कहलाता है? क्या ये स्केलर चैन कहलाता है? क्या ये इक्विटी टू गेन कहलाता है? क्या ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कहलाता है? या ये आपका एस्पिरिट डी कार्पस कहलाता है? तो ये जो हमारा संगठन में शक्ति है, यानी कि व्यवस्था का ही सिद्धांत है, संगठन में शक्ति है, ये आपका एस्पिरिट डी कार्पस कहलाता है। इसे आप थोड़ा-सा ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निर्णय प्रक्रिया में दीर्घकालिक स्मृति एवं कार्यकारी स्मृति एक साथ प्रयुक्त होता है। उत्तेजना में होता है, संवेदनात्मक भंडार में होता है, निर्णय एवं प्रतिक्रिया चुनाव में होता है या फिर अनुभूति में होता है। तो ध्यान रखेंगे कि निर्णय प्रक्रिया में दीर्घकालिक स्मृति एवं कार्यकारी स्मृति एक साथ निर्णय एवं प्रक्रिया चुनाव में होता है। कहाँ पर? निर्णय एवं प्रतिक्रिया चुनाव में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है शारीरिक नियंत्रण। शारीरिक नियंत्रण नियंत्रण व्यवस्था में किस चरण के भाग हैं? शारीरिक यानी कि शरीर पर नियंत्रण नियंत्रण व्यवस्था में किस चरण का भाग है? क्या ये सरलीकरण का भाग है, समय प्रबंधन का भाग है, शक्ति प्रबंधन का भाग है या फिर ये आपका संसाधन प्रबंधन का आपका चरण है? तो हमें बड़े अच्छे से पता है कि हमें शारीरिक नियंत्रण की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये हमारे शक्ति व्यवस्थापन के चरण हैं, यानी कि ये जो नियंत्रण व्यवस्था है, ये आपके शक्ति व्यवस्थापन या शक्ति प्रबंधन का चरण है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। आपको बताना है डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लिनिक आपका ये जो आपका क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है, ये सारे के सारे ये जो आपने इतने सिंड्रोम देखे, ये किसके उदाहरण होते हैं? ये किसमें असमानताओं के कारण ये सारे सिंड्रोम आपके उत्पन्न होते हैं? क्या ये एंजाइम जो होते हैं उनमें असमानताओं के कारण होते हैं? या जो हार्मोन असमानताएँ होते हैं, उनकी वजह से होते हैं? क्या ये आपके गुणसूत्र असमानताओं के कारण होते हैं या फिर ये अधिगम अक्षमता होते हैं? आप बड़े अच्छे से जानते हैं, हमारा बड़ा रटा-रटाया क्वेश्चन है कि जो अधिगम अक्षमता है, इसे हम डिस्लेक्सिया के नाम से जानते हैं। ये जो आपका डाउन टर्नर और फिल्टर सिंड्रोम है, ये सारे सिंड्रोम जो होते हैं, ये हमारे गुणसूत्रों में असमानताओं के कारण होते हैं और आप सभी को पता है कि जो गुणसूत्र के 22 जोड़े होते हैं, इनको हम ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। 23वां जो हमारा जोड़ा होता है, इसमें भिन्नता होती है। तो जो हमारे ये डाउन सिंड्रोम जो भी सिंड्रोम प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे गुणसूत्र असमानताओं के कारण ही होते हैं, एंजाइम और हार्मोन की वजह से नहीं होते हैं। बाकी अधिगम का नाम आपने डिस्लेक्सिया में सुना कि जो अधिगम अक्षमता है, ये
एक प्रकार से आपका जो पठन विकार है, इसी को हम डिस्लेक्सिया के नाम से जानते हैं, ठीक? ये बड़ी बार आपसे पूछा जाता है, डिस्लेक्सिया क्या है, डिस्कैलकुलिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है? ये बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं और आप सभी ने इसको अब रट भी लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, भ्रूण की सबसे बाहरी कोशिका परत जिससे त्वचा व तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, उसे कहते हैं। सबसे पहली बात, आप सभी को पता होना चाहिए और हमने ये डिस्कस भी किया है कि जो भ्रूण है उसकी 3 परतें होती हैं, एक्टोडर्म, मीसो और एंडोडर्म। ये हमने प्रॉक्सीडर्म जैसा कुछ पढ़ा नहीं है। तो आपको बताना है कि सबसे बाहरी जो परत है वो क्या है? क्या वो एक्टोडर्म है, मीसोडर्म है, एंडोडर्म है? तो अगर आप देखेंगे तो ये जो एक्टोडर्म है ये भ्रूण की सबसे बाहरी परत होती है। मीसोडर्म जो है ये आपकी मध्य परत होती है और ये जो आपका एंडोडर्म है, एंडोडर्म आपका सबसे आंतरिक परत होता है। तो यहाँ पर आपसे सबसे बाहरी परत पूछा गया है, तो ये है आपका एक्टोडर्म जो कि बच्चे के ये आपके त्वचा वगैरह के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। कह रहा है एक तकनीक जिसका प्रयोग वंशानुगत विकारों जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया या फिर आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, इसके निदान के लिए किया जाता है, वो तकनीक क्या है? उस तकनीक का नाम आपको बताना है। तो एमनियोस्टेसिस है, अल्ट्रासाउंड है, एक्स-रे है या फिर ऑप्टियोमेट्री है। ध्यान रखिएगा, अल्ट्रासाउंड जो हो गया ये पेट का किया जाता है। एक्स-रे जो होता है ये आपको पता है कि हड्डी वगैरह के लिए हम एक्स-रे करते हैं। ऑप्टियोमेट्री जो होता है ये आपका बस इतना समझिए कि जो आँखों से ये संबंधित होता है आपका ऑप्टियोमेट्री। बचा क्या? तो ये होता है एमनियोसेंटेसिस होता है, जिसका उपयोग जैसे बच्चों के आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। चाहे वो आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया या फिर आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, इन सारी चीज़ों के निदान के लिए हम इसका पता लगाते हैं। इसमें करते क्या हैं, जैसे ये जो एमनियो है, आपको पता है कि एमनियोटिक जो द्रव भरा होता है, उसी द्रव से हम थोड़ा-सा द्रव निकाल कर इसका चेकअप करते हैं। फिर वहाँ से हमें पता चलता है कि बच्चे को जो आनुवांशिक यानी कि जो वंशानुगत विकार है, वो क्या है, ठीक? तो आप यहाँ पर इस नाम को थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हालाँकि ये सारी चीज़ें आपके सीडी की ही हैं, लेकिन फिर भी हमने इन चीज़ों को सीडी में नहीं पढ़ा है, तो आप इन्हें नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला है आपका किंडरगार्टन। थोड़ा-सी ये नंबरिंग आपका गलत हो गया है, 26 2 बार हो गया है, तो इसको आप थोड़ा-सा इग्नोर करेंगे, अपने क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। किंडरगार्टन विधि में निम्नलिखित में से कौन-सा आत्म-अभिव्यक्ति के साधन है? यानी कि किंडरगार्टन जो विधि है इसमें हम बच्चों को किस तरह से सिखाते हैं? क्या गीत हाव-भाव निर्माण से, गीत पढ़ने और ड्राइंग से, लेखन पढ़ना और अंकगणित से या फिर नृत्य गणित पढ़ना? ध्यान रखिएगा, ये जो आपका किंडरगार्टन विधि है, इसमें बच्चों को पढ़ने पर ज़ोर नहीं दिया जाता है, बच्चों को हम पढ़ाते नहीं हैं। हमें बच्चों पर बोझ नहीं लादना है। बच्चे पढ़ेंगे, सीखेंगे कैसे? तो बच्चे गीत, हाव-भाव, निर्माण इन सारी चीज़ों से बच्चे सीखेंगे। हमें उन्हें बैठकर पढ़ाना नहीं है कि हम उन्हें गणित पढ़ाएँ, उनको लिखाएँ, उनको हम कुछ अलग से सिखाएँ। बच्चे हैं, खेलेंगे, खेलते-खेलते वो सीख लेंगे, ठीक? ज़रा एक बार बताइएगा कि ये जो आपका किंडरगार्टन विधि है, इसके प्रतिपादक कौन हैं? ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि ये 27 है। लगाव एक प्रकार जिसमें लगाव वाले व्यक्ति के प्रति चकित व विरोधाभासी व्यवहार की विशेषता देखी जाती है। यानी कि आपको यहाँ पर एक नकारात्मक कह सकते हैं नकारात्मक लगाव के बारे में बताना है।
जैसे लगाव आपका कई प्रकार का होता है, तो इसमें आपको नकारात्मक के बारे में बताना है। जैसे आपका सुरक्षित लगाव, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। पारस्परिक विश्वास, ये भी लगाव हमें अच्छा लग रहा है। मैत्रीपूर्ण लगाव, ये भी हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन ये भटका हुआ या फिर डिसओरिएंटेड लगाव जो है, ये थोड़ा-सा अटपटा लग रहा है। इसमें सबसे अलग लग रहा है, विरोधाभासी लग रहा है। तो हम इसको अलग कर देते हैं। आपको पता हो तो ये जो आपका व्यवहार होता है, व्यवहार है जो आपका, ये कई प्रकार का होता है लगाव। बेसिकली हम लगाव की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका एक सुरक्षात्मक लगाव होता है। जैसे ऐसा होता है ना कि हम बड़े हैं, बच्चे तो हैं ही, बड़े हम जो हैं, हमें भी कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे पास भी कोई ऐसा रहे जिससे हम कोई गलती वगैरह कर दें, कोई हमसे गलती हो जाए तो वो आकर हमें प्रोटेक्ट करे। हमें भी सुरक्षा का लगाव किसी से होना चाहिए ना। हम सोचते हैं जैसे आप ही हैं, आप ये मान के चलिए कि आप घर में हैं, खाना बना रही हैं। अब आप खाना बना रही हैं, आपसे गड़बड़ हो गया खाना, तो अब क्या हम लोगों को खिलाएँगे क्या? तो ये आपको भय रहता है। तो हम करते क्या हैं कि जो हमारे घर में खाना अच्छा बनाता है, या मम्मी की ही बात कर लें, तो मम्मी खाना सही बनाती हैं, हम जाएँगे उनके पास भागे-भागे, "मम्मी चलो अब इसको ठीक-ठाक करो, सबको खाने को कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए।" तो मतलब हमें ऐसा, सिर्फ़ हमें ही नहीं, बच्चों में भी ऐसा होता है कि उनके पास कोई न कोई सुरक्षात्मक लगाव होना चाहिए जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, ऐसा कोई उनके पास होना चाहिए। पारस्परिक विश्वास वाला भी होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण लगाव यानी कि मित्रता वाला लगाव भी होना चाहिए। लेकिन ये भटका लगाव नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा डिसओरिएंटेड जो लगाव है, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा, भटका हुआ लगाव, या हम इसी को डिसओरिएंटेड लगाव के नाम से जानते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 है, किस उम्र में बच्चे किसी एक व्यक्ति के लिए कोई प्राथमिकता नहीं देते हैं? कहने का मतलब ऐसी कौन सी उम्र है जिसमें बच्चा किसी के लिए भी प्राथमिकता नहीं देता है, चाहे वो माँ ही क्यों ना हो? आपको पता है, हमने ये पढ़ रखा है कि जब बच्चा 3 माह का होता है तब वो अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर आपका यही एक उम्र दिया गया है जो 2 से 3 महीने की उम्र दी गई है, जिसमें बच्चा किसी को भी प्राथमिकता नहीं देता है। 3 महीने के बाद वो माँ के साथ जो है, माँ को पहचानना स्टार्ट करता है कि ये मेरी माँ है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। आपको बताना है, शरीर के विभिन्न हिस्से अलग-अलग दरों पर बढ़ते हैं, जिसके कारण किशोर अजीब और बेढब दिखाई देते हैं। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ये आपका लौकिक ट्रेंड है, ये आपका अतुल्यकालिक वृद्धि है, ये आपका समपार्श्विक वृद्धि है, या फिर ये विकास उछाल है। अच्छा, आपने सारस एज की नाम सुना है, यानी सारस अवस्था का नाम सुना है? ज़रा एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि सारस अवस्था हम किस अवस्था को कहते हैं? आपने बहुत अवस्थाओं को, यानी कि वैसे मुख्य तौर पर आपने 4 अवस्थाओं का नाम सुना है। जैसे हम पढ़ते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर बाद में प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये तो होते ही होते हैं आपके। तो आप इतनी अवस्थाओं को पढ़ते हैं और इन्हीं अवस्थाओं को ना जाने कितने नामों से पढ़ते हैं। जैसे आप सारस अवस्था पढ़ते हैं, गैंग एज पढ़ते हैं, आप ये स्कूल, प्री स्कूल पढ़ते हैं, आप इसी के साथ-साथ खिलौने की अवस्था पढ़ते हैं, खेल की अवस्था पढ़ते हैं। इन्हीं अवस्थाओं को कई नामों से पढ़ते हैं। एक बार मुझे आप बताएँगे कि ये जो हम सारस अवस्था पढ़ते हैं, ये किस उम्र के बच्चे को कहते हैं? या जैसे बाल्यावस्था के बच्चों को कहते हैं, किशोरावस्था के बच्चे को कहते हैं, या फिर हम जो है इन्हें शैशवावस्था के बच्चे को कहते हैं, किसको कहते हैं? ठीक? यहाँ हम क्या बात कर रहे थे कि जब शरीर के विभिन्न हिस्से आपके अलग-अलग दरों से बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण से जो किशोर हैं वो अजीब से बेढंगे से दिखने लगते हैं, तो ये है आपका अतुल्यकालिक वृद्धि कहलाती है। आपको बताना है कि सारस अवस्था हम किसे कहते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, प्रदर्शन फॉर्म स्थापित करने के
उनके प्रयासों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तार कार्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसे भी नोट डाउन करिएगा। पॉइंट आपका क्या है कि विस्तार कार्य के जनक किसे माने जाते हैं? क्या ये जेम्स स्टुअर्ट हैं? क्या ये आपका डॉक्टर सीमैन नैप हैं? प्रोफेसर होल्डन हैं या फिर स्मिथ लीवर हैं? तो हमें पता है कि जो ये डॉक्टर सीमैन नैप हैं, इन्हीं को हम विस्तार कार्य के जनक के रूप में जानते हैं। ये सीमैन नैप का नाम आपने ज़रूर सुना था एक्सटेंशन एजुकेशन में, बट ये आपके जो विस्तार कार्य के जनक माने जाते हैं, वो ये माने जाते हैं डॉक्टर सीमैन नैप। हमने ये नहीं पढ़ा था, तो इन्हें आप जो चाहे आप एक काम किया कीजिए, चाहे आप ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि हम पाँचों अपने ब्रांच के नोटबुक को लेकर बैठें और जब हम क्वेश्चन करें तो उनको उसी में नोट डाउन करते हुए चलें। ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है, हालाँकि आपको पता ही है कि हम किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। हम करते वही हैं जो हम मंडे टू सैटरडे पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। आज तो ये आपका हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके आरपीएससी का है। तो आप एक अपने साथ पेन और नोटबुक ऐसी लेकर बैठा करिए जो कि आपके किसी एक ब्रांच की ना हो। बस आप उसमें कुछ ऐसे बिंदुओं को नोट डाउन करते हुए चला करिए जो हम प्रैक्टिस के माध्यम से करते हैं, तो शायद आपके लिए नोट डाउन करना आसान हो जाएगा। ठीक? चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 30 है। आपको बताना है आईसीएआर ने लैब टू लैंड कार्यक्रम शुरू किया। कब शुरू किया? ध्यान रखिएगा, लैब टू लैंड कार्यक्रम किसने शुरू किया? आईसीएआर ने किया। कब किया आपको बताना है, 1979 में, 1977 में या फिर 1969 में या फिर आपने 1984 में स्टार्ट किया था। तो हमें पता है ये जो हमारे आईसीआर ने लैब टू लैंड कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वो की थी 1979 में की थी। आपको बताना है आईसीएआर का फुल फॉर्म क्या है, ठीक? आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ से लिया गया है, आईसीएआर का आपने कहाँ पर पढ़ा है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा आईसीएआर का फुल फॉर्म और क्या, और कुछ नहीं, बस इतना ही बता दीजिए, वही काफ़ी है। आपके लिए एक काम और है, वो ये है कि पिछले 3 दिन से हमारी क्लासेस ऑफ थी, तो थोड़ा-सा यूट्यूब भी आराम करने लगता है, वो लोगों तक पहुँचाता नहीं है। तो तकलीफ़ आपको थोड़ी-सी उठानी है। आप करेंगे क्या? तो आप करेंगे शेयर, ठीक? आप अपनी क्लास को लेंगे, टाइमली आप 3 पीएम पर आ जाएँगे, अपनी क्लास लेंगे और अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करेंगे। एक-एक लोग आप में से अगर एक-एक लोग को भी शेयर करेंगे, तो भी ये यूट्यूब ना थोड़ा-सा ये सोचता है कि कोई काम करे। जब आप 1-2 लोग के पास शेयर करते हैं, तो ये भी अपना 1-2 लोग के पास शेयर करता है, ठीक? तो आपकी थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन रही है कि अब आप अगले 1 हफ्ते तक 3 पीएम पर आ जाएँगे, अपनी क्लास लेंगे और 1-2 लोगों के पास आप भी शेयर कर देंगे, ठीक? चलिए, अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विधि प्रदर्शन कौन से प्रकार की संचार विधि है? एक्सटेंशन एजुकेशन में आपने ये शिक्षण सामग्री के बारे में बहुत पढ़ा था, चाहे वो आपका दृश्य हो, चाहे वो आपका श्रव्य हो, चाहे आपका दृश्य श्रव्य हो, प्रक्षेपित हो, गैर प्रक्षेपित हो, हमने सब कुछ पढ़ा है ना? तो आपको बताना है कि इसमें से विधि प्रदर्शन का कौन से प्रकार की संचार विधि है? क्या ये आपका व्यक्तिगत संपर्क है? क्या ये आपका समूह संपर्क है, सामुदायिक संपर्क है या फिर जनसंपर्क है? तो हम सभी ने ये व्यक्तिगत हो, सामूहिक हो या फिर जनसंपर्क हो, इसकी 1-2 विधियाँ नहीं, करीब-करीब दसों विधियाँ हमने एक-एक का पढ़ रखा है। तो ये जो आपका विधि प्रदर्शन है, ये आपका सामूहिक संपर्क विधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर रखा और प्रदर्शित किया जाने वाला दृश्य साधन कहलाता है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि लोगों में आपको जागरूकता पैदा करना है,
सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर आपको ये जो सामान आप रख रहे हैं वो आप उसे वहाँ पर रख सकते हैं, प्रदर्शित भी कर सकते हैं और वो आपका दृश्य साधन है। क्या है? क्या फ़ोल्डर हो सकता है, लीफ़लेट हो सकता है, फ्लैश कार्ड हो जाता है या फिर पोस्टर। तो आपको पता है इनमें से एक ही है जिसे हम सार्वजनिक स्थान पर रख सकते हैं, वो है हमारा पोस्टर। तो पोस्टर के माध्यम से हम लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इसको एक स्थान पर रख सकते हैं और प्रदर्शित भी इसे कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि पोस्टर में आपने एबीसी क्या पढ़ा था? एबीसी पढ़ा था। इस एबीसी का अर्थ क्या है पोस्टर में? ठीक? एक यही आपका एबीसी हम पढ़ते हैं हेल्थ साइंस में। लेकिन आपको बताना है कि जो ये मैं आपसे पूछ रही हूँ एबीसी ये पोस्टर वाला है, पोस्टर के एबीसी का क्या अर्थ है? ठीक? चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, कार्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसी द्वारा किया गया मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि कार्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन के लिए जो जिम्मेदार एजेंसी है उसके द्वारा जो मूल्यांकन किया गया है क्या कहलाता है? क्या वो आत्म मूल्यांकन है? क्या वो बाह्य मूल्यांकन है या फिर आंतरिक मूल्यांकन है या वो परिणाम मूल्यांकन है? तो आत्म मूल्यांकन यानी कि जो हम स्वयं मूल्यांकन करते हैं वो होता है। बाह्य मूल्यांकन कोई बाहर का व्यक्ति मूल्यांकन करता है वो आपका बाह्य मूल्यांकन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कार्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसी द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है वो आपका आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है? वो आपका आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। विस्तार निगरानी प्रणाली के तहत किस प्राथमिक संकेत का प्रयोग प्रसार कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या जानने के लिए किया जाता है? यानी कि जो आपका विस्तार निगरानी प्रणाली है इसके तहत किस प्राथमिक संकेत का प्रयोग प्रसार कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या जानने के लिए किया जाता है? क्या समझ सूचक है, संपर्क सूचक है, परीक्षण सूचक है या फिर संपर्क सूचक और परीक्षण सूचक दोनों हैं? तो ये आपका क्या है? संपर्क सूचक कहलाता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कह रहा है? भारत में स्नातक स्तर पर प्रसार शिक्षा का शिक्षण सबसे पहले किस महाविद्यालय में प्रारंभ किया गया था? भारत में स्नातक स्तर पर प्रसार शिक्षा का शिक्षण सबसे पहले किस महाविद्यालय में प्रारंभ किया गया था? क्या ये कृषि महाविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय है? क्या ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय शाहबौर का है? क्या ये कृषि महाविद्यालय नागपुर है या फिर ये कृषि महाविद्यालय पंजाब है? तो हमें पता है कि ये जो स्नातक स्तर पर प्रसार शिक्षा का शिक्षण सबसे पहले जिस महाविद्यालय में शुरू किया गया वो है आपका कोलकाता विश्वविद्यालय यानी कि कृषि महाविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। आपको बताना है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये मैंने आपको भेजा था टेलीग्राम पर। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर चेक करिएगा। जो इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके बारे में वहाँ पर हमने आपको बताया है। बताया क्या है? आपको एक इमेज भेजी है और वहाँ पर जाएँगे जब आप देखेंगे चीज़ों को समझ जाएँगे। तो ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? यह एक श्रेणीबद्ध मॉडल नहीं है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक मूल्यवान उपकरण है। इसका उपयोग विभिन्न संज्ञानात्मक स्तर में अधिगम को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अफेक्टिव इस वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण लर्निंग डोमेन है। तो अगर आपको ये आपने एक भी बार ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा ये पहला ही इसका गलत है। ये कह रहा है कि ये एक श्रेणीबद्ध मॉडल नहीं है, जबकि आपको पता है कि जो हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो एक
श्रेणीबद्ध मॉडल है जिसमें हम नीचे से ज्ञान बोध अनुप्रयोग ये सारी चीज़ें विश्लेषण संश्लेषण और फिर उसके बाद मूल्यांकन देखते हैं। ये एक क्रम से रहता है ना, एक श्रेणी में रखा गया है, तो आपका यही पहला कथन सही हो जाएगा, यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन गलत है। इसमें आपसे गलत ऑप्शन के बारे में ही पूछा था। बाकी आपको पता है, हमें भी पता है क्या, कि जो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक मूल्यवान उपकरण है। साथ ही साथ इसका उपयोग विभिन्न संज्ञानात्मक स्तर में अधिगम को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और अफेक्टिव इस वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण लर्निंग डोमेन है। ठीक, इन सारे बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है और 37 है। पूछ रहा है संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी में कुल संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं कितने हैं? उन्होंने जो ये श्रेणीकरण किया है कितना किया है? 8 है, 4 है, 6 है, 7 है। तो हमें पता है कितना है, 6 है। एक बार आप जाकर टेलीग्राम पर चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। कह रहा है किसने सामाजिक शिक्षा को जीवन भर और पूरे जीवन के लिए शिक्षा के रूप में परिभाषित किया है? किसने किया है? क्या डॉक्टर नाइक ने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने किया है, महात्मा गांधी ने किया है, या फिर अबुल कलाम आजाद ने किया है? तो सामाजिक शिक्षा को जीवन भर और पूरे जीवन के लिए शिक्षा के रूप में परिभाषित करने वाले महात्मा गांधी जी थे। कौन? महात्मा गांधी जी। एक प्रकार से जो आप कथन वगैरह पढ़ते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 39 है। नवीन भारत साक्षरता कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? क्या ये 1 अप्रैल 2022 को हुआ, 10 अप्रैल 2022 को हुआ, 29 जुलाई 2020 को हुआ, या फिर 1 अप्रैल 2023 को हुआ? तो इसे नोट डाउन करिएगा। ये जो आपका नवीन भारत साक्षरता कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 को की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। आपको बताना है कि ये जो ICMR है और निन है, इनके द्वारा भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश के अनुसार माई प्लेट फॉर द डे की सिफारिश की है कि प्रतिदिन अनाज का सेवन कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए? आपको पता है कि पहले हमारे जो खाद्य पदार्थ हुआ करते थे, उनमें हमें सबसे अधिक मात्रा में लगभग 60% हमें क्या चाहिए होता था? कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना होता था। लेकिन जो आपकी आरडीए आई है 2024 वाली, उसमें मैंने आपको एक दिन भेजा भी था, आपने अगर देखा हो टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर आपको जो सबसे अधिक अब खाना है, वो खाना है आपको फल और सब्जियों को। ठीक? तो यहाँ पर लेकिन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश दिया गया है, उसमें आपको अनाज का सेवन कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत करना है? तो वो करना है आपको 45% करना है, यानी कि आप 50% भी नहीं कर सकते हैं। कितना करेंगे? आप 45% इसको करेंगे। बाकी इसके और ये सिर्फ़ 45 ही नहीं करना है, कुल मिलाकर हमें 100% करना है। तो हम इन्हें अगली क्लास में थोड़ा-सा डिटेल में जब देखेंगे इसके बारे में, तो वहाँ समझेंगे कि और जो भी हमारे और चीज़ें हैं, उनको कितने-कितने प्रतिशत लेना है, या फिर आप जाएँगे टेलीग्राम पर तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। जो खाद्य पिरामिड है, आप उसे देखेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएँगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। यात्रा भोजन सेवा निम्नलिखित में से किस खाद्य सेवा शैली से संबंधित है? ये जो आप यात्रा भोजन शैली देख रहे हैं या सेवा देख रहे हैं, ये बेसिकली आपके जो होटल से संबंधित होटल मैनेजमेंट होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। ये चीज़ें आप नेट में पढ़ते हैं, ठीक? तो और आपको पता ही है कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आना तय है। तो जो हम ये टीजीटी, पीजीटी में आप नहीं पढ़ते हैं। हालाँकि ये जो मेनू वाला चैप्टर है आपका, मेन्यू वाला, वहाँ से लिया गया है। हालाँकि अब तो थोड़ा बहुत आपके लेवल पर भी ये पूछा जाने लगा है मेन्यू के प्रकार वग़ैरह में, और वैसे भी मैंने आपको मेन्यू से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन करवा रखे हैं कि एला कार्टा मेनू क्या है, डिज़ोर मेनू क्या है,
कई प्रकार के मेनू के बारे में हमने चर्चा कर रखी है। तो ये जो आप यात्रा भोजन सेवा करते हैं, ये किस प्रकार की खाद्य शैली में आता है? क्या ये औपचारिक शैली है, अनौपचारिक शैली है, वेडिंग शैली है या फिर ये अर्ध औपचारिक शैली है? तो जो हमारा यात्रा भोजन सेवा शैली होता है, ये हमारा औपचारिक और अनौपचारिक नहीं होता है। क्या होता है? ये हमारा अर्ध औपचारिक होता है। इसमें थोड़ा आप करते हैं और थोड़ा आपका होटल वाले करते हैं, यानी कि जो वेटर वगैरह होते हैं, ये लोग करते हैं। औपचारिक शैली वो होता है जब आप मतलब जब आप जैसे कहीं पर बैठ के प्रॉपर तरीके से बैठकर खाना खाते हैं, आपके पास सब कुछ सारी सेवाएँ आपके पास आती हैं, आपके हाथ वगैरह धुलवाए जाते हैं। यानी कि जो आपका जैसे आप किसी होटल में गए और वहाँ पर आपके लिए कैसे होता है, जैसे आप होटल में जैसे ही अंदर गए तो वहाँ पर आपका कोई वेलकम करता है, फिर आपको सीट तक ले जाता है, वहाँ पर आपके बैठने के लिए चेयर वगैरह खींचता है। आपको ल लाकर हर चीज़ वहाँ पर देता है, आपके हाथ वगैरह धुलवाता है, फिर आपको सी ऑफ करने गेट पर आता है। ये आपका प्रॉपर होता है, मतलब ये आपका औपचारिक होता है। अनौपचारिक वो होता है कि जब आप जाते हैं दुकान या होटल पर, आप खुद जाकर सब कुछ लेकर आते हैं, बैठकर खाते हैं, वो आपका अनौपचारिक में आता है। लेकिन जो अर्ध औपचारिक होता है, इसमें कुछ आप करते हैं, जैसे आप गए, ऑर्डर दिया, आपने पैसा दिया, आप आकर बैठ गए और वहाँ से वेटर आया और आपके लिए जो ही आप ऑर्डर करके आए थे उसको लाकर दिया, आपने खाया। या फिर हो सकता है जैसे कि इसी तरह से मान के चलिए कि जब थोड़ा आप करते हैं और थोड़ा-सा वेटर करता है, तो ये आपका अर्ध औपचारिक होता है, ना पूरी तरह से ये औपचारिक होता है और ना ही पूरी तरह से ये अनौपचारिक होता है। तो इसी को हम कहते हैं अर्ध औपचारिक, ठीक? अब आपको औपचारिक, अनौपचारिक और अर्ध औपचारिक समझ में आया होगा। कुछ आपके परंपरागत भी शैली होती हैं जिसमें आप जैसे पहले होता था कि जो घर पे मतलब घर पे महिलाएँ खाना बनाती थी, तो जो हमारी परंपरागत शैली थी उसमें होता क्या था कि जैसे उस प बैठने के लिए आपको चटाई बिछा दिए, उस पर खाना रखने के लिए एक छोटा-सा खटोला या फिर अभी तो हमारे यहाँ जो पीढ़े होते हैं, हम पीढ़े की बात करेंगे, पीढ़ों पर ले जाकर खाना-पानी रखते थे और जब व्यक्ति खाकर बैठता रहता था तो उसके सामने पंखा हिलाते रहते थे, वो जो हाथ से हिलाया जाता है। तो जब तक व्यक्ति खाना खा के नहीं चला जाता था तब तक वो पंखा हिलाते रहते थे। तो ये हमारा थोड़ा-सा परंपरागत शैली के अंतर्गत आता है, ठीक? चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 42 है। क्लास थोड़ी-सी लंबी हो रही है, परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन आपके अच्छे हैं और मैंने करीब 55 क्वेश्चन लिए हैं, तो उन्हें पूर्ण कर लेने दीजिए। पूरा कर लेंगे फिर जो हमारे अगले 100 लगभग क्वेश्चन बच रहे हैं 90 प्लस के आस-पास, तो हम उन्हें फिर कभी ऐसे बीच-बीच में 1-2 करके करते रहेंगे, ठीक? क्वेश्चन नंबर 42 है, मनुष्य में आवश्यक वसा अम्लों की कमी से होता है। अगर मनुष्य में आवश्यक वसा अम्ल की कमी हो गई है तो क्या होगा? क्या उनको गाउट होगा? क्या उनको लाइपेमिया होगा? उन्हें फाइनोडर्मा होगा या फिर उन्हें ल्यूकेमिया होगा? तो आपको पता है कि आवश्यक वसा अम्लों की कमी से होने वाला जो रोग है वो है फाइनोडर्मा। अच्छा, ये आप फाइनोडर्मा तो पढ़ रहे हैं, ये जब हम देखेंगे आवश्यक वसा अम्लों की कमी से हो रहा है, लेकिन अगर यही हम आपसे ये कहें कि किस विटामिन की कमी से फाइनोडर्मा रोग होता है, ज़रा एक बार आप मुझे बताएँगे, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, किस वर्ष में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना हुई? अभी कुछ दिनों पहले ही हमने आपको कोडेक्स के बारे में बताया था। तो ये जो आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, आप मुझे सिर्फ यही इतना बताइएगा, क्या ये नेशनल इंस्टीट्यूट है या नेशनल संस्था है या फिर ये आपका अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल है, ठीक? तो इस कोडेक्स की स्थापना कब हुई? 1982, 1986, 1962, 1980। ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस यानी कि सीएसी है, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में हुई थी। ज़रा एक बार बताइएगा कि ये भारत में कब से कार्य कर रहा है? ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्रेड
या जो आपकी डबल रोटी होती है या रोटी का टोस्टिंग से भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आपको बताना है कि जब हम रोटी सेकते हैं, जब आप तवे पर रोटी सेकते हैं या गैस पर ही जब रोटी सेकते हैं, तो आप देखेंगे उसमें कुछ ऐसे ब्राउन कलर का स्पॉट पड़ जाता है। तो ये क्यों होता है? क्या ये कैरमलाइज़ेशन है? क्या ये डेक्स्ट्रिनाइज़ेशन है? क्या ये फर्मेंटेशन है या फिर ये जेलेटिनाइज़ेशन है? तो जो हमारी रोटी है, रोटी में भूरेपन होने का कारण जो है वो है डेक्स्ट्रिनाइज़ेशन। क्या है? डेक्स्ट्रिनाइज़ेशन है। इन चीज़ों को आप थोड़ा-सा ध्यान रखते हुए चलेंगे, हालाँकि ये हमने पढ़ रखा है। जब हम न्यूट्रिशन साइंस में कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर पढ़ते हैं, तभी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ज़रा एक बार बताइएगा कि जो डेक्स्ट्रिन है, ये किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? पॉली है, डाई है, मोनो है? ठीक? चलिए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं है? आपको पता है इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में, यानी कि 9999 में हुई थी। किसकी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की। इसमें कई योजनाओं को एक साथ मिला दिया गया था। आपको बताना है कि कौन-सा ऐसा योजना है इन चारों में से जो कि इसमें सम्मिलित नहीं है। क्या वो एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम है? क्या वो सांसद आदर्श ग्राम योजना है? या फिर ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण है या फिर गंगा कल्याण योजना है? तो ये जो हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसमें हमने सांसद आदर्श ग्राम योजना को नहीं सम्मिश्रित किया है। बाकी ये तीनों जो हमारे योजनाएँ हैं, ये तीनों के तीनों इसमें सम्मिलित हैं और ये जो हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन चरण में किस कार्य के लिए वित्तीय सहायता दी गई है? अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन ये तो हम करेंगे ही। आपको अगर याद हो तो एक क्वेश्चन पता नहीं मैंने करवाया था या नहीं करवाया था। आपसे पूछा गया था कि किसमें गांधी जी के चश्मे ऐसे मतलब लोगो किस अभियान में गांधी जी के चश्मे का लोगो बना है, ऐसे ही कुछ करके पूछा गया था। तो वो पूछा गया था आपसे, वो आपके स्वच्छ भारत मिशन का ही था। तो ये जो आपको बताना है, जो स्वच्छ भारत मिशन चरण में किस कार्य के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी? क्या घर बनवाने के लिए दिया गया था? क्या शौचालय निर्माण के लिए दिया गया था? जल संरक्षण के लिए दिया गया था या फिर सड़क निर्माण के लिए दिया गया था? हमें बड़े अच्छे से पता है कि स्वच्छ भारत मिशन चरण शौचालय निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी। किसके लिए? शौचालय निर्माण के लिए। अब इसी बात पर आप मुझे बता दीजिएगा कि शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। प्रशिक्षण की सबसे पुरानी विधि कौन-सी है? प्रदर्शन है, रोल प्ले है, व्याख्यान है या फिर ये केस स्टडी है? तो हम सभी को पता है कि जो सबसे पुरानी घिसी-पिटी जो हमारी प्रशिक्षण की विधि थी, वो व्याख्यान विधि है। इसमें कुछ सोचना-समझना है ही नहीं। अब आ गए हैं प्रदर्शन, रोल प्ले, केस स्टडी मेथड्स अब आ गए हैं, पहले ये सब नहीं थे। पहले वही लेक्चर मेथड ही चलता था। आपको पता है कि पहले जो गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, उसमें ये जो गुरुजी होते थे, वो क्या करते थे, वो सिर्फ़ लेक्चर ही देते थे। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत स्थानीय सरकार प्रणाली की स्थापना का सुझाव दिया था? क्या अशोक मेहता समिति के द्वारा, जीवीके राव समिति के द्वारा, एल.एम. सिंघवी के समिति के द्वारा या फिर बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा? तो अगर हमें पंचायती राज समिति से कोई समिति ध्यान रखनी है, तो हम ध्यान रखते हैं बलवंत राय मेहता समिति का नाम। इसी के साथ-साथ आप मुझे बताएँगे कि हम पंचायती राज दिवस मनाते कब हैं? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। आपको बताना है सीडीएफ का फुल फॉर्म।
ये जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सारे के सारे उसी एक एग्ज़ाम से लिए गए हैं। क्वेश्चन अच्छे थे, इसमें बहुत ईज़ी क्वेश्चन नहीं रखा गया था। कुछ ही क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जो कि काफ़ी ईज़ी थे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे, तो मैंने उनको नहीं लिया है, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। आपको सीडीएफ का फुल फॉर्म बताना है, कम्युनिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स, कम्युनिटी फैसिलिटेटर डेवलपमेंट या फिर कंपल्सरी फैक्टर डेवलपमेंट। तो जो ये आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है, सीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है आपका कम्युनिटी फैसिलिटेटर डेवलपमेंट। थोड़ा-सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा है भागीदारी के किस स्तर पर प्रतिभागी स्वतंत्र रूप से परियोजना शुरू करते हैं और उस पर काम करते हैं। मतलब भागीदारी का ऐसा कौन सा स्तर है जहाँ पर जो प्रतिभागी है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगता है। क्या जानकारी प्राप्त करने के स्तर पर, परामर्श स्तर पर, सहयोग स्तर पर या फिर आत्म बलीकरण पर। अच्छा ये बताइए कि आप जैसे किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, कुछ भी बनाने के लिए आ गया है, तो आप खुद कब बनाने लगेंगे? जब आपको जानकारी मिल जाएगी तभी बनाने लगेंगे? कि जब कोई आपको परामर्श दे देगा तभी आप बनाने लगेंगे? या कोई आपका सहयोग करेगा तब आप बनाने लगेंगे? या फिर जब आपके अंदर आत्म बलीकरण आ जाएगा तब करेंगे? तो किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आत्म बलीकरण। मतलब आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आत्म बलीकरण। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है। स्पार्टम 2 अमीनो अम्ल का डाइपेप्टाइड है। वो 2 अमीनो अम्ल कौन-कौन से हैं ज़रा एक बार आप बताइएगा। हालाँकि ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है लेकिन आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तो शब्दों के मेल-जोल से आप बता सकते हैं। टायरोसिन तथा ग्लूटामिक एसिड, स्पार्टिक एसिड एवं फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन और ग्लाइसिन है। चौथा है आपका फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन है। हमें पता है कि जब हमें नहीं कोई चीज़ आ रहा होता है, तो हम करते क्या हैं, थोड़ा-सा शब्दों के मेल-जोल को देखते हैं। आपका एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें आपको स्पार्टम दिख रहा था, ठीक? और बात हमसे किस चीज़ की जा रही थी? स्पार्टम 2 एमिनो अम्ल होते हैं, तो एक में आपका स्पार्टिक एसिड और दूसरा आपका फिनाइल एलिनिन था। तो थोड़ा-सा इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके काम का है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 52। मेटानिल एलो, मेटानिल एलो जो है का उपयोग किस खाद्य पदार्थ के मिलावट में किया जाता है? हमें पता है कि ये जो मेटालिन एलो है ये पीली चीज़ में मिलाया जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा था हल्दी में मिलावट किसकी की जाती है? तो मेटानिल एलो की जाती है। अब यहाँ पर आपका केसर है, अरहर है, सरसों का बीज है, लाल मिर्च पाउडर है। अगर हम अगर हम मिलावट की बात करते हैं तो केसर में आपको पता है कि रेशम के धागे को रंग कर मिला दिया जाता है या फिर जो वो मक्के की बाल होती है उसको मिला दिया जाता है। अरहर की दाल में हम केसारी दाल की मिलावट करते हैं जिससे लैथरिज्म नामक रोग हो जाता है जो कि एक प्रकार के पैरों का लकवा है। सरसों के बीज में हम आर्जिमोन के बीज को मिला देते हैं और अगर हम लाल मिर्च पाउडर की बात करें तो इसमें हम मिलाते हैं ईंट के चूरे को या ईंट के पाउडर को मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें मेटानिल येलो बताना है जिसमें आप मिलावट कर सकते हैं अरहर के दाल में। किसमें? अरहर के दाल में। यहाँ पर आपको हल्दी है नहीं तो हम हल्दी ही मिला देते हैं हल्दी में। लेकिन अभी हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है। हालाँकि जब ऐसे कुछ नए क्वेश्चन रहें तो हमें 50 क्वेश्चन ही रखना है आगे से, ठीक? चलिए, कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन और आपके बच रहे हैं।
अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भोजन पकाते समय कौन सा पादप वर्णक के रंग में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है? क्या है? क्या वो कैरोटीनॉइड है, बेटालीन है, क्लोरोफिल है या फिर एंथोसायनिन है? तो ये जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में जब आप भोजन को पकाते हैं, तो ऐसा आपका ये कैरोटीनॉइड ही है जिसके रंग में परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। एक बार आप मुझे बताएँगे ये एंथोसायनिन किस में पाया जाता है? बाकी ये क्लोरोफिल तो आपको पता ही है कि हरी पत्तियों में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन भोजन में नमी बनाए रखने वाला एजेंट है? आपको बताना है कि जो भोजन में आर्द्रता पाई जाती है, वो क्यों होती है? क्या ह्यूमेक्टेंट से होती है, लिविंग एजेंट से होती है, बफरिंग एजेंट से होती है या फिर आपका फ्लेवरिंग एजेंट से होती है? तो भाई फ्लेवरिंग का कोई बफरिंग या फिर लिविंग का कोई सेंस ही नहीं बनता है हमारे भोजन के नमी के लिए। नमी के लिए, आर्द्रता के लिए जो ज़िम्मेदार है, वो है ह्यूमेक्टेंट जो कि हमारे भोजन में आर्द्रता को बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार होता है या आर्द्रता बनाए रखने के लिए एजेंट होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। अनाज की सबसे बाहरी परत कौन-सी होती है? क्या एल्यूरोन परत होती है, पेरिकार्प होता है, भ्रूण होता है या फिर भ्रूण कोश होता है? अनाज की जो सबसे बाहरी परत है, ये क्वेश्चन जो है आपका ये सिर्फ़ आपका इसी में नहीं पूछा गया है। आपने लास्ट टाइम अभी देखा था, तो आपसे पूछा गया था कि गेहूँ या चावल की जो गेहूँ का जो चोकर होता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करके था आपका। तो ये जो आपका अनाज का जो सबसे बाहरी परत होता है, उसी को हम पेरिकार्प कहते हैं और आपको यहीं से भूसी वगैरह मिल जाते हैं। जो चोकर रहता है वो यहाँ से आपको प्राप्त होता है। तो आप सभी ने न्यूट्रिशन साइंस में चावल के बारे में पढ़ा था, अंडे के बारे में पढ़ा था, आप सभी ने मांस के बारे में पढ़ा था, गेहूँ के बारे में पढ़ा था, सोयाबीन के बारे में पढ़ा था, दाल के बारे में पढ़ा था। इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल डिस्कस किया है न्यूट्रिशन साइंस की क्लास में। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे कल से वो करेंगे होम मैनेजमेंट, क्योंकि अभी इसके बाद जैसे-जैसे हमने क्लास को ख़त्म किया था उसी हिसाब से हम वापस से पढ़ेंगे। कुछ नई चीज़ों को देखेंगे, कुछ पुरानी चीज़ों को और समझेंगे। तो इसी के साथ में हमारी सीरीज़ जो है वो चलती रहेगी। आप में से जिन लोगों ने भी न्यूट्रिशन साइंस की क्लास नहीं ली है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी है। हर एक फ़ोल्डर आपका अलग-अलग बनाया गया है, जैसे आपका होम मैनेजमेंट हो, टेक्सटाइल हो, न्यूट्रिशन साइंस हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो या फिर आपका एक्सटेंशन एजुकेशन हो, हेल्थ साइंस का अलग से मैंने फ़ोल्डर बनाया है। तो हेल्थ साइंस भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने फिजियोलॉजी के भी कुछ चैप्टर को कवर अप किया है। तो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, अलग-अलग फ़ोल्डर बने हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं चीज़ों को और अपनी तैयारी को वहाँ से कर सकते हैं। आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये नहीं पढ़ाया गया, हमें वो नहीं पढ़ाया गया। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? क्वेश्चन आपको कैसे लगे? चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझे ये भी बताएँगे कि आपने 55 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ-साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी कहाँ पर पहुँची है और किस लेवल का ये आपका क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था। तो इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अपनी क्लास में पढ़ते क्या हैं। जो लोग मुझसे डे 1 से जुड़े हैं, वो इस क्वेश्चन पेपर को आई थिंक आसानी से कर पाएँगे, क्योंकि लगभग-लगभग सारी चीज़ें हमने अपनी क्लास में देख रखी है। पूरे डिटेल डिस्कशन के साथ हमने चीज़ों को पढ़ रखा है, ठीक? तो अगर आपने चीज़ों को अभी नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो अभी भी आपके पास समय है। आप जाकर एक-एक क्लास को स्पीड बढ़ाकर 1 दिन में 3-3 4-4 क्लास लेकर चीज़ों को समझ सकते हैं। और प्रैक्टिस आप जितने भी फ़ोल्डर में प्रैक्टिस बनाए गए हैं, आप उन सभी प्रैक्टिस को देख लीजिएगा, क्योंकि आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं।
सारे आपको नए-नए क्वेश्चन ही मिलेंगे। जो अदर एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते हैं, वो भी अगर रिपीटेड हैं, तो भी मैंने उन्हें नहीं लिया है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर एक बार समझें और आपकी 2-3 दिन के लिए आपको थोड़ा-सा एक काम करना होगा। वो काम ये है कि आपको 3 पीएम पर आ जाना है, अपनी क्लास लेना है और अपने दोस्तों के पास कम से कम 1 लोग के पास तो आपको शेयर कर ही देना है, क्योंकि 3 दिन हमारी छुट्टी हो गई थी, तो यूट्यूब भी थोड़ा-सा आराम कर रहा है, ठीक? इसे भी जगाना है, लोगों को भी जगाना है और हमें भी थोड़ा जागते रहना है। चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और करीब-करीब 55 क्वेश्चन तो हमने यहाँ किए ही किए हैं, साथ में लगभग 10 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे होंगे। अगर आप मुझे इनका जवाब देते हैं, तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।